बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, कोविड-19 जो है वो अभी भी उसी तरीके से जारी और सारी है और अभी भी इसका ख़तरा जो है वो उसी तरह से मौजूद है। गो के जो केसेस हैं उनकी तादाद ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो कम हो रही है और ये बड़ी उम्मीद अफज़ा बात है। जो अभी स्टेटिस्टिक्स हैं आज के दिन के जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद 2085 है जो गुज़श्ता दिनों से, क्योंकि हम हर कुछ दिन बाद हमारी प्रोग्राम में कोशिश होती है कि आपको अपडेट भी करें और आपको ये बताएं भी कि एहतियात का दामन आपने अभी भी नहीं छोड़ना, जो SOPs हैं उनको फॉलो करना है। तो 2085 केसेस जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे में अभी भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद तकरीबन 49 है और ये काफ़ी बड़ी तादाद है, इसलिए इससे घबराना नहीं है लेकिन इससे लड़ना है और आपने एहतियात ज़रूर करनी है। जो एक ताज़ा सर्वे सामने आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि इस्लामाबाद में तकरीबन 3 लाख अफराद जो हैं वो एक तरह से कैरियर हैं कोरोना के। और इसका क्या मतलब है, इसकी हम चाहेंगे कि थोड़ी सी वजाहत हो, क्योंकि जो वैसे नंबर्स हैं इस्लामाबाद के वो तो काफ़ी कम है। 14,454 अफराद जो हैं वो पॉजिटिव हैं कोरोना के, जो इस्लामाबाद में अब तक केसेस सामने आए हैं। तो ये 3 लाख अफराद कौन हैं इस सर्वे के मुताबिक, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है तो उसमें हमने किस तरह की एहतियात करनी है और खुदा न खास्ता गुज़श्ता ईद की तरह हमने वो सब नहीं करना जिसकी वजह से केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे। तो इस मरतबा हमें पिछले अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए बहुत एहतियात करनी है। हम आगाज़ करेंगे। इस वक्त DG हेल्थ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन उरूज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अलार्मिंग है, हालांकि केसेस जो हैं वो वैसे हम नंबर देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन ये जो 3 लाख अफराद के बारे में बताया गया और ये एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, ज़रा काइंडली इसकी वजाहत कर दें कि ये 3 लाख अफराद कौन से हैं, ये कैरियर्स हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक हैं या ये क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि चीज से पहले जरा हमें डेप्थ को लॉजिक में जाकर देखना चाहिए जी। तो ये जो सर्वेज होते हैं ये एक स्टैटिस्टिक्स मालूम करने के लिए होते हैं कि किसी जगह की सिचुएशन क्या है और स्टेटस क्या जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सीरो प्रेवलेंस सर्वे में 2-3 चीजें हमारी सामने आई हैं। ये सर्वे रूरल, मैं थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाना चाहूंगा ताकि आपके तवज्जुह से लोगों को समझा सकूं। जी बिल्कुल, और नंबर 1 तो डर और खौफ कम हो सके। नंबर 2, जहां हमारे गैप्स रह गए हैं हम उनको बिल्कुल माने और आइडेंटिफाई करें और रेक्टिफाई करें। और नंबर 3 ये कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। अब सर्वे जो है वो किया गया था, आपको पता है इस्लामाबाद में 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इस्लामाबाद अर्बन और इस्लामाबाद रूरल। इन दोनों की तकरीबन पॉपुलेशन 2.06 मिलियन बनती है, यानी 20 लाख से थोड़ी सी कुछ ज्यादा। जी। अब इसमें कुछ इस सर्वे में बराबर के तौर पे अर्बन और रूरल पॉपुलेशन ली गई थी और उसमें देखा यह गया है कि तकरीबन 14.5% जितना भी सर्वे किया गया है उसमें 14.5% लोगों की एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई हैं। इधर मैं एक और वजाहत करना चाहूंगा। एक होता है आपका PCR टेस्ट जो ये बताता है कि एक आदमी के अंदर इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा उसकी एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, जिस तरह अब तक काफी लोगों को मालूम हो गया होगा, कोरोना के पैंडेमिक को काफी अरसा हो गया है, जो ये जाहिर करता है कि इन्फेक्शन हुआ किसी शख्स को और खत्म हो गया और उसकी कुव्वत मुदाफत ने उसमें एंटीबॉडीज डेवलप कर दी जो IgG, और 2 किस्म की होती हैं, IgG और IgM। और ये एंटीबॉडीज ये शो करती हैं कि वो इंसान उस मरहले से गुजर के तंदुरुस्त हो चुका है, यानी उसका एक्सपोजर जरूर हुआ है। तो इसमें कोई अछूती बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। ये जो ज्यादातर जिन यूनियन काउंसिल्स में पाया गया है वो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं, और मैं इधर इस बात को मानता हूं कि हमारी रूरल इलाकों में इतनी तवज्जो नहीं दी गई, सारी की सारी तवज्जो हमने अर्बन इलाकों में रखी है और इवन टेस्ट की तादाद भी यहां बढ़ाई है, सारी टीमें हमने यहां लगा दी। तो रूरल टीम से मैं इंशाल्लाह कल उनकी कोई जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि क्यों इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग आपका
आपके इन्फेक्शंस आए हैं जिसमें आपने तवज्जो क्यों नहीं प्रॉपर्ली रूरल इलाकों में दी। अच्छा, अब ये शो ये करता है कि ये जो पॉपुलेशन की तादाद है यानी 3 लाख यानी 14.9% ये एक्सपोज हुई है और ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स रहे हैं, यानी इनमें अलामतें नहीं आई और इनमें अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफ़ियत ऐसी रखी कि वो खुद ब खुद उनमें एंटीबॉडीज बन गई और रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। लेकिन इनमें वो लोग भी हो सकते थे जिनमें अगर कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती तो वो हॉस्पिटल पे और वेंटिलेटर पे पहुंच जाते। चुनांचे हमें अपनी स्ट्रेटजीज को रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल नहीं हमने रखा। मुझे इत्तलात आ रही थी पिछले कई हफ्तों से, महीनों से, कि रूरल इलाकों में उतनी एहतियात नहीं की जा रही। इवन खुशी के या गम के मौकों पे लोग जमा हो जाते हैं, जनाजों पे 2-2 हजार लोग जमा होते हैं और वो करीब खड़े होते हैं। मस्जिदों में उसी हिसाब से नमाजें हो रही हैं और नमाजियों के दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, लोग मास्क का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। चुनांचे हम अपनी रूरल टीम से जरूर पूछेंगे कि कहां उनकी कोताही रह गई है। तो अच्छा, तीसरी एक और चीज है, वो कहलाती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मैं यही आपसे पूछने वाली थी, चले आपने खुद ही इसको पॉइंट आउट किया। जी प्लीज इसको काइंडली एक्सप्लेन करें। जी, हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है? हर्ड इम्यूनिटी ये चीज है कि जब हर्ड कहते हैं जिस तरह रेवड़ को, जिस तरह रेवड़ होता है बकरियों का रेवड़ हुआ, उसमें कि जिस किस्म की कुव्वते मुदाफ़े डेवलप हो जाती है वो उस वक्त होती है जब एक जरासीम कम्युनिटी में इतने ज्यादा फैल जाएं और जरासीम इतना ताकतवर ना हो लेकिन कम्युनिटी की कुव्वते मुदाफ़त इतनी ताकतवर हो ताकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो सॉरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। चुनांचे हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कम्युनिटी में ऑटोमेटिकली कुव्वते मुदाफ़त जमा हो गई, इंडिविजुअल में नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटी में। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए 15.9% जो है अभी तादाद कम है, उसमें जरा हमें ज्यादा तादाद की जरूरत होती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी में एज ए होल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी इस तमाम तर गुफ्तगू का भी हासिल क्या है, लोगों को, हमें अब आम लोगों को पैगाम क्या देना चाहिए? क्योंकि 4 महीने से सुन रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सोशल, हालांकि बुनियादी तौर पे जो बात अब तक सामने आई है कि डिस्टेंस चाहे 6 फुट का हो चाहे 3 फुट का हो, अगर आपने मास्क नहीं पहना है यू रिमेन एक्सपोज्ड। तो इसमें आवाम के लिए, ख़ास तौर पे आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या पैगाम है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है इस मुनासबत से भी है कि अगले 10 से 15 दिनों में हम एक बहुत बड़े मजहबी इज्तिमा की तरफ जा रहे हैं जो ईद कहलाता है, और ये बड़ी ईद है और इसमें कुर्बानी के जानवर भी और रूरल अर्बन माइग्रेशन भी होगी। बेतहाशा लोग रूरल एरिया से अपने जानवर लेकर आएंगे, लोगों के दरमियान इंटरेक्शन होगा। मैं समझता हूं कि पहले दिन से जो एक असूल है वो है मास्क का। जब WHO अपनी इस पॉलिसी को बयान करता था कि हर एक को मास्क की जरूरत नहीं है, आप मेरे कोई भी आर्काइव से इंटरव्यूज उठा के देख लें, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मास्क जो है बुनियादी की है, दैट इज द डिसीजन पॉइंट कि किसी आदमी को कोई इंफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। खुदारा इस बात को समझिए, इस चैनल के तवज्जुद से हम आज भी अगर ये समझ जाएं कि हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त तो एक चीज है ही है, लेकिन हमें जो चीज बचा सकती है वो एक छोटा सा टुकड़ा है 4, 5, 6 इंच का, जिसको हमने अपने मुंह पे, नाक पे रखना है और जिससे हम ना ही खुद बचेंगे बल्कि दूसरों को भी बचाएंगे, अपने घर वालों को बचाएंगे, अपने बुजुर्गों को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। क्योंकि जितने भी मर्द हजरात या खवातीन हजरात बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, मास्क लगाएं, जब वो घर वापस आते हैं तो वो कंक्लूजन है मेरे ख्याल में आपकी गुफ्तगू की, वो यही है कि मास्क इज मस्ट। मास्क आपने जरूर लगाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्तियाज साहब, जो मैंने देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा, और खासतौर पर जो छोटे शहर या रूरल एरियाज हैं वहाँ तो कहीं कोई मास्क नजर ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, लगता ही नहीं कि यहाँ कोरोना कोई गुजरा भी है छू के यहाँ लोगों को। कई लोग हैं वो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं करते हैं।
और उसका आप शाखसाना देख लीजिए, भारत की जो रियासत बिहार है 125 मिलियन की आबादी है, वहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ से दोबारा लॉकडाउन हो गए, यानी बड़ी सख्त पाबंदियाँ लग गई हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे लोगों ने एहतियात नहीं की है। और इसी तरह आप ब्राज़ील को मिसाल के तौर पे देख लें, वहाँ 77,000 अमवात हो चुकी हैं, और उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि लोगों ने एहतियात नहीं की। हालांकि हर तरफ से आपको अहकामात या हिदायत मिल रही हैं, लेकिन कई लोग हैं मुआशरे के अंदर, कोई लोग बिल्कुल क़दामत पसंद होते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, या फिर यकीन नहीं करते, साइंसी चीज़ों पे यकीन नहीं करते, अकीदत पसंद होते हैं कि ये कुछ नहीं होता। ये बातें होती तो उस वजह से प्रेवलेंस उसकी हो रही है, और इसीलिए बार बार हमें कहना पड़ता है। बल्कि कनाडा में, अमेरिका की कई रियासतों में कारोबार खुले फिर बंद हो गए, इसलिए कि एक एक दिन में वहाँ पे 25-30 हज़ार नई इन्फेक्शन सामने आए। जैसे भारत में सिर्फ आज के दिन 687 अफराद हलाक हुए हैं, जहाँ भाग हुए हैं इसकी वजह से, और 35,000 नए केसेस आए हैं सिर्फ एक दिन में। अब खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में भी अगर लोगों ने एहतियात न की, मास्क एक बड़ी सस्ती चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मास्क है, लिहाजा लेकिन वो ये बताना भी जरूरी है इम्तियाज साहब कि मास्क को नाक के ऊपर पहनना है, क्योंकि फैशन के तौर पे जिस तरह ऐनक लोग यहाँ नीचे लगा लेते हैं, तो मास्क भी नीचे लगा होता है। नीचे क्या, मैंने उस दिन किसी को देखा, वो उसने मास्क पीछे लगाया हुआ था, तो मतलब ये कि मास्क मैंने पहना कोई इसमें कोई बहादुरी नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। कोई टार्जन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मास्क एक आपकी प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, और इसकी वजह से सिर्फ आपकी हिफाजत नहीं है, बल्कि आपकी वजह से दूसरे लोग महफूज रहेंगे। लिहाजा मास्क ज़रूर पहनते रहना चाहिए। ये वबा इधर ही है, ये गई नहीं है। हमें सीखना होगा कि किस तरह इसकी मौजूदगी में, हमारे इर्द गिर्द इसकी मौजूदगी के बावजूद हम इससे बचे रहें, अपनी ज़िंदगियों को कैसे अमेंड करें इसके साथ। अच्छा, उसमें ये एक तो मास्क पहनना, मास्क सही तरीके से पहनना, यानी नाक के ऊपर तक उसको पहनना, यहाँ पे पहनना या मुंह से नीचे पहनना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने मास्क तो पहना हुआ है, लेकिन वो आपको बचाएगा नहीं, और ना ही दूसरों को आपसे बचाएगा। अच्छा, बकरा ईद आ रही है, अभी डॉक्टर साहब ने भी ये कहा। अच्छा, उसमें जो SOPs हैं, उसमें एक तो ये है कि मास्क के बगैर कोई मंडी में नहीं जाएगा, बच्चे और बूढ़े नहीं जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी है? क्योंकि देखें, लोगों के तो इलाकों के अंदर ज़ाहिर है, घरों के अंदर हो रहा होता है, उसमें कसाई भी आएगा, वो मास्क पहन के चलें, पता नहीं वो आता है मास्क पहन के नहीं, या घर वाले उसको मास्क दें। देखिए, अब रियासती इदारे हर घर में, रियासती इदारे या हुकाम हर घर में घुस के तो ये काम नहीं करवाएंगे। वो तो ज़रूरी है कि लोग हर 50 TV चैनल्स हैं वो देख रहे हैं, 50 TV चैनल्स के ज़रिए दिन में कई मरतबा ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, एहतियात करें, एहतियात करें। तो अगर अब लोग एहतियात नहीं करते, इन हिदायत को फॉलो नहीं करते, उसमें अब हुकूमत बेचारी क्या करेगी? चाहे वो ब्राज़ील की हुकूमत हो, चाहे अमेरिका को देख ले, 1,32,000 लोग वहाँ पे मर चुके हैं इस वबा से, और वो सिर्फ इस वजह से कि आपने एहतियात नहीं की। हालांकि हम ये कहते हैं कि भाई डेवलप्ड नेशन है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद ये हाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वहाँ पे ये हो रहा है तो आप भी ये करें। अपने आप को बचाना है, अपने प्यारों को बचाना है, अपने मुल्क के लोगों को बचाना है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एक मास्क पहन लेना। अच्छा, दूसरी ये है कि इम्तियाज साहब, क्या मास्क की जो कीमत है जो मिल रही है मार्केट के अंदर, आप समझते हैं कि एक आम आदमी वो अफोर्ड भी कर सकता है? देखिए, अभी तो काफ़ी मामूल पे आ गई हैं कीमतें, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं। वो तो ये भी बताया गया कि घर में आपके अगर पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो उससे भी मास्क बन सकता है। वो कोई मेरा ख्याल इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर लोग खुद को आदी कर लें कि आपने घर से बाहर निकलना, ख़ास तौर पर पुरहुजूम जगह पे अगर आपने जाना है, वहाँ पे आप मास्क ज़रूर पहन लें। अच्छा, मेरे घर उस दिन कुछ थोड़ा सा काम होना था, तो कुछ 1-2-3 लोग आए, तो वो उन्होंने यहाँ पे मास्क पहने हुए थे। मैंने कहा प्लीज़ आप मास्क पहन लें। कहने लगी कि वो जी हमारा दम घुटने लगता है, हालांकि हार्डली 5 मिनट हुए होंगे उसको मास्क थोड़ी देर पहने हुए। तो ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये दम अगर 5 मिनट आपको लग रहा है, 10 मिनट, आधा घंटा कि आपको मुश्किल हो रही है, तो ये उससे बेहतर है जो खुदा न खास्ता बाद की मुश्किल आपको देखनी है।
सो ये बहुत ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं। अब तो एक वहम की हद तक मुझे तो अब आदत हो गई है कि अब मैं जब भी ज़रा सा किसी चीज़ को हाथ लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि अब हाथ धोने। और ये सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम बात करेंगे, गवर्नमेंट को क्या रिजर्वेशन हैं, क्या मुश्किलात का सामना है और क्या वो इसके तदारुक के लिए कर रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। एसएमएस के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर एसएमएस भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ बात करते हैं, जिसमें यूँ तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जो दरपेश हैं इस मामले के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी भी रिजर्वेशंस जो हैं वो शो की जाती हैं, जिसमें 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ एतराज़ात उठाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि माली मसाइल की एक वजह जो है वो 18वीं तरमीम भी है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और इम्तियाज़ साहब, इस पर अपोजिशन के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी मज़ामत जो है वो सामने आ रही है। आजकल एक डिबेट भी शुरू हो गई 18वीं तरमीम को लेके और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसमें मज़ीद तरमीम होनी चाहिए। जी, वो तो मैं ये कहूँगा कि उसमें हुकूमत के कोई एतराज़ात नहीं हैं। हाँ। हुकूमत के कुछ एक पोजीशन है जो सिर्फ हुकूमत की नहीं है, कई और भी लोग हैं। जी। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त दो ग्रोह मौजूद हैं या दो मकातब फ़िक्र हैं। एक मकतब फ़िक्र का ये कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत और नेशनल फाइनेंस कमीशन 2010 में हुआ था, उसमें जो वसाइल की तकसीम हुई थी जिस अंदाज में, उसके नतीजे में मरकज़ गरीब हो गया है, मरकज़ी हुकूमत के पास के ज़राए आमनी महदूद हो गए हैं। दूसरा ग्रोह ये कहता है कि 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी और फेडरेशन, मजबूत फेडरेशन की ज़ामिन है। तो ये अब जब से तकरीबन 2 साल हो गए सिलसिला चल रहा है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि 18वीं तरमीम में तरमीम करनी चाहिए ताकि वसाइल की असर नौ तकसीम की जाए। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हम इस पे ख़ुद राय ज़नी की बजाय एक इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं। हमारे साथ पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब, बड़े पाए के मईशतदान हैं। तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो 18वीं तरमीम और गरीब मरकज़ और सुकड़ते हुए माली वसाइल, तो इस पे आप बतौर मईशतदान, बतौर इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? देखिए जी, हम जल्दी में होते हैं हर चीज़ के लिए। जब 18वीं तरमीम करनी थी तब भी हम जल्दी में थे, हमने रातों रात कर ली। उसकी अडॉप्शन के तरीके भी हमने जल्दी में बना लिए। उस वक्त मैं प्लानिंग कमीशन में था, डिप्टी चेयरमैन। बड़ी कोशिश की बात करने की, जो पॉलिटिशियन थे वो बात ही नहीं करना चाहते थे, वो सोचते थे उनको सब आता है। अभी भी जल्दी में हम, जो बात इनको करनी चाहिए इस चीज़ पे कोई तहकीक तो मौजूद हो। जब 18वीं तरमीम बनी थी तो उस वक्त भी ना कोई वाइट पेपर था, ना कोई तहरीर थी, ना कोई तहकीक थी। इस वक्त भी अगर ये बात ये करना चाहते हैं तो तहरीर, तहकीक, कोई वाइट पेपर, कोई चीज़ इशू करे, एक वाइड पब्लिक डिबेट। अब देखिए, जो बात है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज मुल्क के पास होते भी हैं, नहीं भी होते, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे उनको डेवलप करते हैं। अब 18वीं तरमीम जब हुई थी तो उसमें जो सोचा गया था वो ये सोचा गया था कि मरकज़ में 4-5 ये वजारतें रह जाएंगी। अब 45 वजारतों की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना जी। आपने एजुकेशन जब दी सूबों को तो आपने बना लिया ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर वहाँ चला गया तो आपने बना लिया फूड सिक्योरिटी।
अब मिनिस्ट्रियाँ कम होनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो सोच रहा था सेक्रेटेरिएट आधा खाली हो जाएगा, वो खाली कभी नहीं हुआ। आपके मरकज के इदारे बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक और भी मुसीबत है कि सूबे भी वही इदारे बनाना चाहते हैं जो मरकज बनाए। आप अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पंजाब भी बनाना चाहता है, सिंध भी बनाना चाहता है। तो हम एक बगैर सोचे समझे चीज़ें बनाई जाती हैं। हम जितने इदारे बनाएंगे उतने हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। अब हाउसिंग हमने बनानी थी तो हमने एक हाउसिंग अथॉरिटी फेडरेशन में बना लिए, सूबे में भी बना लिए, एक और भी बना लिए पब्लिक सेक्टर के लिए। तो हम इतनी एजेंसी बना लेते, हम ये सोचते नहीं जब एक इदारा बनाएंगे तो हमें खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टैक्सेशन का जो निज़ाम है, टैक्सेशन का निज़ाम हमारा हम लिख लिख के तंग आ गए। ये नहीं मसला कि लोग टैक्स नहीं देते, ये नहीं मसला कि कोई लोग चोर हैं या बदमाश है। बात बड़ी सिंपल है, हमारा निज़ाम टैक्सेशन का बहुत गंदा है, हमारी पॉलिसी टैक्सेशन की बहुत दकियानूसी है। इन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, इस पर हमने बहुत कुछ लिखा है। तो असल बात, चाहे आप 18वीं तरमीम रखें, चाहे उसको बर्बाद करें, चाहे कुछ करें, अगर हमने बेसोचे समझे जल्दी में काम करना है तो वो काम कभी ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जाता है कि 18वीं तरमीम में तरमीम से शायद जो माली वसाइल हैं मरकजी हुकूमत के वो हल हो जाएंगे, तो ये क्या ये जवाब ठीक है? क्या ये मुमकिन है? इससे हो जाएगा ये मसला हल? ये मेरा ख्याल है मैडम, सिंपल सी बात है। आप हुकूमत को, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप हुकूमत को कहें कि सिर्फ ज़बानी कलामी बात ना किया करें, तहरीर से बात किया करें। हुकूमत बरतानवी अमरीकी जो भी कुछ है वो वाइट पेपर्स या कोई ना कोई पेपर या कोई ना कोई चीज़ सामने रखती है। अब अगर आपने सिर्फ कह दिया कि इससे माली वसाइल कम हो गए, मैं कैसे मान लूँ? भाई हमें बताएं तो सही ना। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हमने रखी हुई है, लिखते वो कुछ नहीं है। अब मैं कैसे मान लूं कि इससे कुछ हो गया? क्या हो गया भाई? आपने वजारतें कम करनी थी, आपने क्यों नहीं की? आपने इदारे बंद करने थे, आपने क्यों नहीं किए? आपने अपने खर्चे कम क्यों नहीं किए? ठीक है। हाँ, एक मसला बहुत बड़ा है कि ये अपनी प्रोविंसेस ने भी टैक्स अथॉरिटी बना ली है, सरकार ने भी बना ली है, फेडरेशन भी बना ली है, और हमारी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये हुकूमत के अपने मसले हैं, ना कोऑर्डिनेट करते हैं, ना तहकीक करते हैं, ना तहरीर करते हैं, ना कुछ, और सिर्फ टीवी पे आके बयानात से पॉलिसी बनती है। मैं तो इसका कायल नहीं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने कहा, चूंकि आप उस वक्त प्लानिंग कमीशन के सरबराह थे 2010 में, तो आपकी तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे? आपने कहा कि आपने बात करनी चाहिए लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आप गोश गुजार करना चाहते थे उस वक्त की हुकूमत? मैंने तो उस वक्त भी कहा था, देखिए जी, हमने जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बना, वो मिनिस्ट्री बनाई, एक कोऑर्डिनेशन सूबाई राब्ते की, वो मैंने कहा था जी पैसे क्यों ज़ाया करते हैं? प्लानिंग कमीशन क्या कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है ना? पर हमें वजारतें और चाहिए, तो वजारतें और चाहिए तो हर वजारत का खर्चा तो आता ही है, हर वजारत का खर्चा है। तो वजारतें, अगर आपने मरकज में वजारतें नहीं कम की, आपके खर्चे कम नहीं होंगे। अगर आपने मरकज में इदारे ख़त्म नहीं किए, आपके खर्चे कम नहीं होंगे। जितने मर्जी रिसोर्सेज बढ़ा लें, अगर आपने रोज़ एक नया इदारा बनाना है तो आपके इदारे, आपके खर्चे कम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, जो मैंने कहा ना, अगर आपके पास अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फेडरेशन में क्यों है? देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्री इन द फेडरेशन, उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको आप कम करें, अपने खर्चे कम करें, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि सरकार के पास जो एसेट्स हैं उनको भी कम करें। सरकार के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सरकार रखी बैठी है, ना उनको कम करती है, ना उनमें लाइबिलिटीज़ कम करती है। जैसे कि आपने इदारों में खर्चे रखे हुए हैं अभी तक। एक बंदा, अभी देखें जी, मैं सरकार में रहा हूँ और अभी भी हूँ एक किस्म का, एक बंदा तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कोई बंदे निकाल नहीं सकते तो फिर फायदा क्या? आपने खर्चे तो बांधे हुए हैं, खर्चे आपने बांधे हुए, ताहियात, पेंशनें आपने बांधी हुई हैं, तो आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं रिसोर्सेज को? हमें इम्तियाज साहब बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म चाहिए। हम खर्चे कम करें, खर्चे हमारे कम चाहिए, और टैक्स का निज़ाम भी ठीक करें। ये जो है ना पुरानी बातें। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब की जो टैक्स की बात आई है कि टैक्स में थोड़ा बहुत तो इजाफा होता है लेकिन इट्स नॉट प्रोपोर्शनेट टू द रिसोर्सेज, जो हमारी जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से और जो ज़रूरियात बढ़ रही हैं। आप अक्सर ये बात करते हैं कि यहाँ पे लोग टैक्सों की बात ज़्यादा करते हैं, टैक्सों में इजाफे की बात करते हैं, ग्रोथ की बात कोई नहीं करता है। ये ज़रा समझाइए, क्या तजाद है? कोई तजाद नहीं है, जैसे हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं।
ہم ایک ملک ہیں جس میں گروتھ ہمیں چاہیے ہی نہیں. خدا میں بار بار کہتا ہوں ہمیں گروتھ نہیں چاہیے. ترقی جو ہے ترقی ہمیں نہیں چاہیے. ہم ترقی چاہنے والا ملک نہیں. اس ملک میں ایوب کے بعد کسی نے ترقی کی بات ہی نہیں کی ابھی تک. ہم جب بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی. ہم بات کرتے ہیں غریبوں کو یعنی جی ہم بات کرتے ہیں غریبوں کو موقع نہیں دینے کی. ہم بات کرتے ہیں غریبوں کو خیرات دینے کی. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف یہ ایک چیز نہیں ہے جو حل ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے حکومت کی طرف سے اور معیشت اس سے بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، اخراجات حکومت کو کم کرنے چاہیے، وزارتیں کم کرنی چاہیے. صرف ایک 18ویں ترمیم میں ترمیم جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی. وہ شاید ایک بات زیادہ کھل کے کر بھی نہیں سکے، اور وہ یہ تھا کہ ایک کچھ کسی حد تک انہوں نے کی کہ آپ نے اس وقت 18ویں ترمیم کے تحت کوئی 18 وزارتیں حوالے کر دیں صوبوں کے، لیکن اس کے بعد 10 نئی وزارتیں پیدا بھی کر دیں، اور اس کی بنیادی وجہ تھی سیاسی مصلحت پسندی. یعنی وفاقی اس وقت جو حکمران جماعت تھی اس نے کوشش کی کہ یہاں پہ اپنے سیاسی اتحادیوں کو خوش کیا جائے، ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، تو لہٰذا ایک 10 نئی وزارتیں انہوں نے کھڑی کر دیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے جو مین پاور ہے، جو لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں وفاقی حکومت میں، اس میں کمی بالکل نہیں کی، بلکہ ایک لحاظ سے اس میں آپ نے مزید اضافہ کیا. اور دوسری بات، اور یہ اس قسم کے گیمکس ہر تقریباً حکومت میں ہوتی ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہ اپنے لوگوں کو پارک کیا جائے. بلیک میلنگ بھی تو بہت ہوتی ہے نا جی ہاں، لیکن اس میں دیکھیں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، اگر وہ واقعی اس ملک کے خیرخواہ ہوں، وہ پھر بلیک میلنگ نہیں مانتے ہیں. گزشتہ حکومتوں میں تو بہت زیادہ ہم نے دیکھا وہ اب دیکھیں اس میں اور مصلحت پسندی پھر وہ جیسے وہ آپ نے کہا ایک خاصا رہا ہے ہمارے سیاسی کلچر کا، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آپ کے بنیادی اصول کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اصل جو خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکسیشن کا نظام، اس پہ ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں، بہت سارے اکانومسٹ، ندیم صاحب نے وہ بات کی. ہمارے ہاں ٹیکسیشن نظام آج بھی اس بات پہ مرکوز ہے کہ کس طرح جو نیٹ میں ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں لوگ، ان سے مزید ٹیکس حاصل کیا جائے، زبردستی ٹیکس حاصل کیا جائے، جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کی اکثریت، خاص طور پہ بزنس مین کی اکثریت رضاکارانہ طور پہ ٹیکس دینے پہ آمادہ نہیں ہے. ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئیں، بزنس مین کے ساتھ نشستیں ہوتی رہتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس FBR کو ختم کریں، کیونکہ یہ صرف 15% جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے، باقی 85% ٹیکس پاکستان کی معیشت میں وہ آتا ہے بالواسطہ طور پہ، جنرل سیلز ٹیکس کی صورت میں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں، جو کہ آپ کے ہماری تنخواہوں سے آن ایٹ سورس کاٹ دیا جاتا ہے، وہ ہے 85%، جبکہ صرف 15% ٹیکس کے لیے 22,000 لوگ FBR نے رکھے ہوئے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کارکردگی گزشتہ 40 برسوں میں کیا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آبادی میں اضافے کو دیکھیں، اس کی ضروریات کو دیکھیں، اس حساب سے ان کی کارکردگی صفر رہی ہے، کیونکہ اس کو ایک ایسے ادارے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جو کاروباری اداروں کے ہاتھ مروڑ کے ان سے پیسے لیتا ہے، ان کو ہراساں کرتا ہے. اس کی وجہ سے کرپشن کا پھر ایک نیا سائیکل چلتا ہے. لوگ ٹیکس بچانے کے لیے ان کے ساتھ FBR کے جو انسپیکٹرز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. گٹھ جوڑ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ نے ان کے خلاف 1 کروڑ کا ٹیکس کا انوائس نکالا ہوا ہے، باہمی بات چیت کے نتیجے میں آپ 10 لاکھ ان کو مل جاتا ہے، 10 لاکھ ٹیکس سرکاری خزانے میں آ جاتا ہے، اور یوں 80 لاکھ روپے سے ریاست یا حکومت محروم ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری جو 18ویں ترمیم کا جو مسئلہ ہے وہ ادھر ہی اٹکا رہے گا، کیونکہ 18ویں ترمیم بھلے اس کا مرکزی حکومت کو اس میں شیئر 18ویں ترمیم کے نتیجے میں آپ 5% بڑھا لیں، 5% بڑھانے سے آپ کے جو کئی 100 ارب کے اخراجات ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے، بلکہ کئی 100 ارب اخراجات آپ کس طرح پورے ہوں گے کہ آپ ٹیکسیشن نظام کو آسان بنائیں، لوگوں کے ذہن سے یہ خوف نکالیں کہ آپ کو گزرے ہوئے کل کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگ
लोगों की बहुत बड़ी तादाद रज़ाकाराना तौर पे टैक्स जमा कराएगी और वो टैक्स उस शरह से बहुत ज़्यादा होगा, कई गुना ज़्यादा होगा जो हमारे कुछ लोग 18वीं तरमीम के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, री-अपॉर्शनिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा बहरान जो आया है ये गवर्नेंस और जो मालियाती सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी? इस दौरान हमें सीखना चाहिए था या हम इस पे काम कर सकते थे? जी बिलाशुबा, इसमें डिजिटाइजेशन का कुछ काम हुआ भी है। कई बैंकों ने, आपने देखा होगा, अपनी ऐप्स बना ली कि आप अपना बैंक के साथ कारोबार जो है वो घर बैठे कर लें। वजारतों में भी शायद थोड़ा बहुत काम हुआ है, कोई ऐप्स डेवलप हुई हैं, जिस तरह एहसास प्रोग्राम जो कैश ट्रांसफ़र्स जिस अंदाज में हुई हैं, कोई 230-40 अरब रुपए के करीब मेरे ख्याल तकसीम भी किए जा चुके हैं बड़े मुख्तसर अरसे में। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो गुज़श्ता हुकूमत के बनाए हुए निज़ाम थे उसको इन्होंने मज़ीद इम्प्रूव किया टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स के ज़रिए। तो इसी तरह हमारी जो टैक्स कलेक्शन है जो कि इंतहाई बुरी तरह मुतासिर हुई है, वो अगर हुकूमत चाहती उसको ताउन हासिल हो जाता बाकी जमातों का भी, तो उसमें हो सकता है कि हमारे जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसमें भी कोई तब्दीली है। इसको देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपने आसान बनाना है और लोगों के जहन से वो खौफ निकालना है कि आप गुजरे हुए कल यहाँ पे क्या होता है कि आपने आज इनकम टैक्स अपना गोशवारा जमा कराया और चंद दिन के बाद आपको नोटिस आ जाते हैं कि आपने 2015 में 16 में इतने पैसे कमाए थे, वो उस पर इतना टैक्स क्यों नहीं दिया। तो जो पुराने इनवॉइसेस की बुनियाद पे आप एक मुश्तबे आमदनी की बुनियाद पे आप लोगों को जाके हरासा करते हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के महसूलात महदूद रहेंगे और उसकी वजह से बार बार हमारे ये मसाइल उठते रहेंगे कि मरकज़ गरीब हो गया, ज़्यादा वसाइल सूबों को चले गए। हालांकि सूबों को वाक़तन मैं हिसाब लगा रहा था कोई तकरीबन 13,000 अरब रुपए गुज़श्ता 10 बरसों में सूबों को जा चुके हैं सिर्फ नेशनल फाइनेंस कमीशन की सूरत में। ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बड़ा वक्त चाहिए और इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से हम गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे केपीके गवर्नमेंट की और केपीके के अंदर जो गुज़श्ता कुछ हफ्तों के दौरान बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात सामने आए, जिसमें एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या 12 साल बच्ची जिसकी शादी हुई और उसके तीसरे दिन उसकी मौत हो गई और अभी तक वहाँ पे लेजिस्लेशन जो है वो क्यों नहीं हो पाई है कम उम्री की शादी को लेकर और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। और यही वाक़या था जिसकी वजह से फिर कम से कम केपीके असम्बली के अंदर आवाज़ उठी है, अंदर से ख़वातीन ने आवाज़ उठाई। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। यानी उस्ताद आजम पेट्रूशियो की तरह तुम्हें भी उस संदूक के बारे में इल्म है। कार्डिनल थॉमस भी उस संदूक के पीछे है और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये जहर वही है जिसने हजरत आदम के बेटे काबिल से अपने भाई हाबिल का कत्ल करवाया। जब तक तुम संदूक के बारे में नहीं बताओगी तुर्गत तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कम उम्री की जो शादियां हैं उनका तनासुब 21% है, यानी 21% बच्चियां जो हैं उनकी
कम उम्री में शादी कर दी जाती है और पाकिस्तान इस हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वहाँ पर सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। अभी गुज़श्ता दिनों जो मैंने आपको ब्रेक से पहले भी बताया कि एक 12 साला बच्ची शादी के तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई और उसी की वजह से और कुछ और वाक़यात भी हुए गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ही, जिसकी वजह से KP के असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी की रहनुमा निकत यास्मीन और एक्साई साहिबा ने ये मामला जो है उठाया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब के अंदर इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, इसके ऊपर कवानीन जो हैं वो बाकायदा तौर पर मौजूद हैं, पास हो चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो इस पर नहीं हो पाई है, बल्कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2019 है वो अभी तक पास नहीं कराया जा सका। इसी के हवाले से हम बात करेंगे और बहस जो वहाँ पे चल रही है वो ये है कि जी कौन सी उम्र परमिसिबल है इसके लिए, कम से कम उम्र ही तय नहीं हो पा रही है। हमारे साथ इस वक्त में ज्वाइन किया आयशा बानो साहिबा ने, मेंबर हैं KP के असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा आपके वक्त के लिए। आयशा साहिबा, ये बड़ा ही अलार्मिंग है और जो सूरत हाल हमने देखी है, अभी 3 वाक़यात तो मेरे पास इस वक्त सामने मौजूद हैं जो गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान हुए हैं। वजह क्या है कि आपकी हुकूमत है, गुज़श्ता 5 साल भी, अब 2 साल हो गए और फिर ये 2019 वाला जो बिल है ये अभी तक पास नहीं हो पाया, तो क्यों इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही? थोड़ा सा मैं आपको इसकी जरा हिस्ट्री पे भी जाना चाहूंगी। जी जरूर। आपको शायद पता भी होगा कि हमारा एक ऑलरेडी जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का हमारा एक लॉ है, एक एक्ट है जो कि 1929 का है, वो ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है, जिसमें 16 साल ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई कम से कम उम्र लड़की की 16 साल होनी चाहिए। उस लॉ में, क्योंकि वो एक ब्रिटिश इरा का था, एक बहुत ही पुराना एक वो है जिसमें पेनल्टीज और फाइन्स और उसमें जो जुर्माने हैं, मेरे ख्याल से कोई 1000 रुपए भी शायद आजकल नहीं बनते, और जो पनिशमेंट कोई है नहीं उसमें। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग इसको पुश कर रहे थे चाइल्ड मैरिज को। क्योंकि हमारा एरिया एक ऐसा है जहां पर कल्चर जो है हमारा एक वो रिलीजन का एक हिस्सा जिस तरह होता है, यहाँ पर यंग अर्ली मैरिजेस, और दूसरा आपको शायद पता भी होगा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर ये एक एरिया ऐसा था कि ये तो मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पर काफी निगलेक्टेड ये एरियाज रहे हैं। तालीम की कमी और कुछ हमारे कल्चर की वजूहात की वजह से ये बिल जो है हमें थोड़ा सा पास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये कैबिनेट में आया था, जाहिर है अगर एक चीज कैबिनेट में आती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की विश लिस्ट पे है। मतलब कैबिनेट तक एक चीज का पहुंचना, एक एक्ट का, एक बिल का पहुंचना जो है, ये गवर्नमेंट की विल को शो करता है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। हम लोग चाहते थे कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर, ताकि हम लोग देखिए दुनिया में बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज के ऊपर लॉ अपने बना चुके हैं। उसमें सऊदी अरब में, अगर आपको ये बताइए, देखें उसमें हम आयशा बीवी, हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और फिर खैबर पख्तूनख्वा की। आप क्या समझते हैं इसमें की राह में अब बुनियादी रुकावट क्या है? क्या हम तमाम सियासी जमातें मिलकर हमारे लोगों को अवेयरनेस और लोगों को सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। यानी जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, जो पार्लिमानी अरकान हैं, नुमाइंदे हैं, लोग, उन्हें भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उनको तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इस किस्म की जब भी कोई थोड़ी कंट्रोवर्शियल, मैं इनको कहूंगी कि जब भी कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा आता है तो उससे सबसे ज्यादा, अगर आपको शायद सुना भी होगा, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस बिल भी ऑपोजिशन की जो हमारी रिलीजियस पार्टीज थी उन्होंने उसके ऊपर जरा एहतजाज किया और वो सिलेक्ट कमेटी में चला गया। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कहां से रिलीजन आ जाता है कि एक विडो खाला या एक डिवोर्सी बहन या एक जो मतलब एक अनमैरिड फूफी है या एक दानी है या दादी है या एक एडॉप्टेड बच्चा है, वो घर में अगर मार खा रहा है तो उसमें कहां से रिलीजन आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जब भी कभी औरतों से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड, स्पेशली औरतों से रिलेटेड अगर कोई आता है तो उसमें, उस बिल में थोड़ी सी हमें मतलब थोड़ा सा हमें पास कराने में, मैं खुद ट्रेजरी बेंचेस से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत हमें हर्डल्स बहुत होते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी वजह थी वो मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगी कि देखिए जब भी कोई बिल पास होता है, अब 16 इयर्स का तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 1929 का हमारा, लेकिन उसकी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एंड
इसकी वजह अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो आपको सिमिलर जितने भी लॉज होते हैं वो एक मॉकरी बन जाता है, उसका एक मजाक बन जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग कोई भी ऐसा लॉ लेकर आए जिसको इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स हो। तो क्योंकि हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हमारी जनरल पब्लिक, इवन मैं तो कहती हूँ कि इवन हमारी असेंबली में बैठे हुए जितने मेंबरान हैं उन सबकी सेंसिटाइजेशन जरूरी है कि भाई अगर आप अपनी बच्ची को 18 साल से पहले उनकी शादी करा देते हैं तो आप एक बच्ची से उनका बचपन छीन रहे हैं। अगर आप एक बच्ची देखिए, बहुत सारी कंट्रीज में कोर्ट ऑर्डर और पेरेंट्स की परमिशन के साथ शादियां होती है, 16 के से कम में भी हो जाती है, 16 में भी हो जाती है, 17 में इस्लामिक कंट्रीज है। तो ये जो चीजें हैं इन लोगों को थोड़ी मेरे ख्याल से सेंसिटाइजेशन की, लोगों को जनरल पब्लिक को उनकी वैल्यू की कि भाई एजुकेट करना, मेरे ख्याल से एक एजुकेशन सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को आगे लेकर जाने की। क्योंकि अगर एक चीज आप लॉ को लेकर आते हैं और वो लॉ इम्प्लीमेंट ही ना हो सके तो उसका मजाक उड़ाने वाली बात है। तो हम कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी चीज नहीं लाना चाहते जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी बैठे उनको तो नहीं अब नए सिरे से एजुकेट किया जाना। तो ये लेजिस्लेशन तो कम से कम हो जानी चाहिए थी इसके ऊपर, कोई भी उम्र तय उसका हो जाता, 16 था। हाँ, ये बताएं कि उसका स्टेटस क्या है। मतलब आपने इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर खैबर पुख्तनख्वा की कोई लॉबिंग की है, जिस तरह निगहत और रगज़ई साहबा ने बात की है, इस तरह दूसरी जमातों की भी? आपने शायद देखा भी होगा कि हमारी ऑपोजिशन की, और जब हम लोग औरतों से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जब कभी कोई इशू उठता है तो हम लोग पार्टी नहीं खेलते हैं, फिर वी आर वन ऑन असेंबली फ्लोर, हम लोग फिर एक मुतहिदा होकर एक बात करते हैं। इसमें भी अगर आपने देखा होगा तो हमारी अपनी ट्रेजरी बेंचेस से भी बहुत सारी खवातीन उठ के उन्होंने आवाज उठाई, इस पे बात भी की, हम सब लोगों ने बल्कि खड़े हो गए थे, क्योंकि हम लोग इस चीज के ऊपर बात करना चाहते थे कि भाई चाइल्ड मैरिज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चाइल्ड मैरिज है, सबसे पहले जो हमारे जो इशू आ रहा है वो है चाइल्ड की डेफिनेशन की, कि चाइल्ड की डेफिनेशन अभी तक हमारी डिफाइन नहीं हुई। जब तक आपके पास चाइल्ड की डेफिनेशन ही नहीं आ रही कि 18 साल का चाइल्ड है या 16 साल का चाइल्ड है, जो एक बड़ा रीजन था कि हमारी कैबिनेट से ये आगे ये स्ट्रक डाउन नहीं हुआ, इसको हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको हमारी कैबिनेट ने और उसके लिए दिया था कि इसके ऊपर थोड़ी सी और डिलिब्रेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर और डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि कल को हम कोई भी ऐसी चीज ना लेकर आए जिसमें हमारे कल्चर, जिसमें हमारा रिलीजन, हमारी इस्लाम के खिलाफ, हमारी इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई बात हो। तो इसमें जो कौमी असेंबली में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भिजवाया है, एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वाले उन्होंने अपना कमेंट्स भी इसके ऊपर दिए हैं उन्होंने, लेकिन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी बच्चों की अपनी 18 साल या उससे कम शादी में कराते हैं तो आप बच्चों से उनका बचपना छीन रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि हमारे कैबिनेट मेंबर्स और हमारी अपनी ट्रेजरी की बेंचेस, ऑपोजिशन की जितने भी मर्द हैं, इवन औरतें, उस वक्त जिन औरतों ने अपोज किया था उनकी अपनी बेटियां डॉक्टर्स बन के शादियां हुई हैं। तो वो बड़ा आपका ना बड़ा एक देखेंगे, बड़ा एक वो हिपोक्रेसी आ जाती है लोगों के दिमाग में कि जितने लोग उस वक्त उसको अपोज कर रहे थे उसमें से किस बंदे ने 12 साल की शादी अपनी बच्ची की शादी कराई होगी। मैं तो एटलीस्ट अपनी बच्चों की नहीं कराऊंगी। तो अगर ये फिर हिपोक्रेसी आ जाती है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो कौमी असेंबली में इस हवाले से या दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पे इस नौयत के जो कवानीन पास हुए हैं, आप डोंट यू थिंक कि वो कवानीन काफ़ी हैं रहनुमाई के लिए खैबर पुख्तनख्वा में इसी नौयत का बिल पास करने के लिए? हमारी जी सेनेट पे जो शरी रहमान साहिबा ने सेनेट से पास हुआ था उसमें भी थोड़े बहुत लूप होल्स हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो है चाइल्ड की डेफिनेशन पे। चाइल्ड की डेफिनेशन हमारी अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि 16 साल का चाइल्ड होगा या 18 इयर्स का चाइल्ड होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग बात लिखी है, हमारे एक्ट्स में अलग बात लिखी है, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में अलग एज लिखी हुई है। तो जब तक आप चाइल्ड की डेफिनेशन ही आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे है चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे है, क्योंकि इंटरनेशनल एक अलग डेफिनेशन है। इंटरनेशनल वो आपको 18 इयर्स का बोल देते हैं कि जी 18 इयर्स का जो है वो बच्चा होता है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 16 इयर्स बाद जगह पे 16 इयर्स आ जाता है। तो हमारी ये जो डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड है, एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि हमारे जितने भी लॉ मेकर्स हैं उन सबको फोकस करना होगा कि पहले चाइल्ड की डेफिनेशन। नंबर 2, ऑलरेडी जो हमारा सेनेट पे भी पास हुआ था, शरी रहमान साहिबा ने उसको शायद प्रेजेंट किया था, उसमें भी लेकुनाज हैं, उसमें भी लूप होल्स हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं पे शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो हम कोई भी हेस्ट में, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा एक्ट नहीं पास करना चाहते जिसमें हम लोग कल को हम लोग रिग्रेट्स करें। क्योंकि देखिए
अगर कोई भी लॉ पास हो जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही आप ना कर सकें तो फिर आप क्या करेंगे? ये जल्दबाजी तो नहीं, तो गुज़श्ता 10 सालों से इसके ऊपर बहस भी हो रही है, वक्तन फवक्तन ये उठता भी है ये मौजू। और आपने अपने लिए कोई डेडलाइन रखी हुई है? एक असेंबली आपकी गुजर चुकी है, अब दूसरी असेंबली के 2 साल अभी तो हमारी इंशाल्लाह ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2013 में भी चाइल्ड मैरिज का एक दफा टेबल हो चुका है और इसमें से कुछ लोग वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त अपोज किया था और अब सपोर्ट करते हैं कि जी चाइल्ड मैरिज। नहीं, मैंने सवाल ये किया कि इसके लिए आपने अभी डेडलाइन क्या, कोई डेडलाइन टाइमलाइन कोई रखी हुई है आपने? हम लोगों ने इस पे बिल्कुल, हम लोगों ने अभी जिसके ऊपर अब कहते हैं ना कि हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, हम लोग इसके ऊपर खुद अब कोशिश करेंगे कि हम इसको WPC विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के प्लेटफॉर्म से इसको मोबिलाइज करें और इस लोगों को मोटिवेट करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं कि भाई हम लोग क्या वजूहात हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जी चाइल्ड मैरिज बिल, रिस्ट्रेंट बिल जो है हमारे अपने सूबे का आना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो हमारा 1929 का जो ब्रिटिश ईरा का है उसमें तो ना पनिशमेंट है, ना कोई जुर्माना है, कोई 1000 रुपए शायद है, कोई बेरली, और वो है भी बेल जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है कि मतलब आपके पास अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो आप किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अगर इतने लूप होल्स एग्जिस्टिंग इसमें हैं तो मेरे ख्याल से अगर 16 साल पे भी आ जाते हैं, बेशक 16 साल का करें। आपने तो इतनी सारी कंफ्यूजन बताई है कि हम भी कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है। चले, बहुत शुक्रिया आयशा बानो जी। मैं ये कह रही थी कि आपने इतना वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बताया कि हम भी कंफ्यूज हो गए कि सूरत हाल असल में है क्या, और ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है जो हल ही नहीं हो सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे अब देखिए ना, अगर सिंध में और पंजाब में हो चुका है, इस पे कोई लॉ बना हुआ है, तो एक प्रेसिडेंट तो आपके सामने आ गया कि बच्चा जो है वो कितनी एज का होता है और कितनी एज का नहीं होता, तो उसमें इतनी क्या बड़ी बात है? जी, मेरा ख्याल है समाजी तौर पे बड़े मुश्किल हालात हैं खैबर पुख्तनख्वा में। अब जिन लोगों ने कभी पेशावर नहीं देखा, जो लोग कभी वज़ीरिस्तान या डी खान या कोहाट, खरलाची नहीं गए हुए हैं, कोई पाड़ा चनार नहीं गया, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल है इस अमर का तसव्वुर करना। और खैबर पुख्तनख्वा में 2 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कि इस नौइयत के कानून साजी की राह में रुकावट हैं। एक है वहाँ का जो समाजी जो कल्चर है, यानी इंतहाई लोग, मैं पसमानदा तो नहीं कहूँगा लेकिन जिसको कहते कंजर्वेटिव, इंतहाई कंजर्वेटिव पश्तून मुआशरा है, और उसमें बच्चियों की शादियाँ, वो सवारा की भी एक वहाँ पे पुरानी रस्म है, इस तरह की बहुत सारी कबाहतें हैं उस कल्चर के दौरान। तो लिहाजा जो 12, 13, 14 साल की जो बच्चियाँ हैं उनकी शादी बिल्कुल कर दी जाती थी। दूसरा बड़ा फैक्टर फिर मजहबी है कि वहाँ पे हमने मौलवी हजरात को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया इस नौइयत के मामलात में रायज़नी के लिए। हालांकि बैरून मुमालिक में बाकायदा कानूनन ये चीज़ कर दी गई कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं हो सकती है। हमें भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें इस्लामी मुमालिक की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सामने हम रख सकते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर मुख्तलिफ सूबों में जो हो रहा है वो सामने रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर भी कोई ना कोई कानून साजी हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।